अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ अक्सा महमूद एंड वेलकम टू माय चैनल। अच्छा, नॉर्मल डिलीवरी में जो स्टिचेस आते हैं उन्हें हम मेडिकल टर्म में एपिजियोटमी कहते हैं। तो उसकी केयर के बारे में, उन स्टिचेस की केयर के बारे में काफ़ी सारी ख़वातीन मुझसे काफ़ी बार क्वेश्चन कर चुकी हैं कि आप इस पे वीडियो क्यों नहीं बना रही हैं, कि हम इसकी केयर किस तरह करें। और सेकंड थिंग ये कि हमें 1 से 2 हफ़्ते हो गए हैं स्टिचेस आए हुए और अभी तक हम पेन फ़ील कर रही हैं या वो डिज़ोल्व नहीं हो रहे हैं। ये सारे इस तरह के मसले मसाइल ना अक्सर ख़वातीन मुझसे मतलब डिफ़रेंट डिफ़रेंट क्वेश्चन मुझसे पूछती रहती हैं। तो मैंने इनको कंबाइन करके सोचा कि एक प्रॉपर वीडियो बना देती हूँ जिसमें एपिजियोटमी से रिलेटेड सारी चीज़ें, उनकी केयर से रिलेटेड, उन स्टिचेस की सब चीज़ें मैं इस वीडियो में शेयर कर दूँ। अच्छा, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं ये बात भी आप लोग के साथ शेयर करना चाहूँगी कि मेरी जब नॉर्मल डिलीवरी हुई थी, यानी कि VBAC जब हुई थी, फ़र्स्ट सी सेक्शन के बाद जो नॉर्मल डिलीवरी हुई थी, तो वो डिलीवरी मेरी डॉक्टर के बकौल के ही तुम्हारी फ़र्स्ट नॉर्मल डिलीवरी है। इससे पहले तो सी सेक्शन हुई थी, बट ये फ़र्स्ट वेजाइनल डिलीवरी, मतलब तुम इसको ऐसा कंसीडर करोगे कि तुम्हारी फ़र्स्ट डिलीवरी है। और नॉर्मली जो फ़र्स्ट डिलीवरी होती है ना लेडीज़ की, उसमें एपिजियोटमी ज़्यादातर लेडीज़ के साथ होती है, मतलब स्टिचेस आते ही आते हैं। अब बहुत ही कम ऐसा हो गया है कि जिनकी फ़र्स्ट डिलीवरी हो और उनके स्टिचेस ना आए। आप किसी भी खातून से पूछ लें जिनकी फ़र्स्ट डिलीवरी नॉर्मल हुई हो और उनके स्टिचेस ना आए हों, ऐसा बहुत ही कम देखने में आता है। तो मैं इस वीडियो में अपना ही एक्सपीरियंस शेयर करूँगी, जैसे कि हर वीडियो में मैं अपना ही एक्सपीरियंस शेयर कर रही होती हूँ कि मैंने किस तरह से उनकी केयर की और किस तरह से मेरे स्टिचेस जो हैं वो हील हुए थे। अच्छा, फ़र्स्ट थिंग ये कि नॉर्मल डिलीवरी अटैम्प्ट करते वक्त मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि मेरी एपिजियोटमी भी होगी। मतलब इस बारे में मैंने इतना ज़्यादा सोचा नहीं था, बस मैं उस वक्त बी बैक के उसमें थी कि किसी तरह से मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो जाए फ़र्स्ट सी सेक्शन के बाद। तो जब नॉर्मल डिलीवरी हो गई, बेबी डिलीवर हो गया, उसके बाद जो है डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारे जो है स्टिचेस लगेंगे। तो उस वक्त मैंने डॉक्टर से कहा कि आपने कोई इस तरह से कट वगैरह तो नहीं किया है, तो फिर स्टिचेस क्यों लगेंगे। तो उन्होंने कहा कि अगर हम कट नहीं भी करते हैं तो नॉर्मली वेजाइना में टेयर्स आ जाते हैं जिनकी स्टिचिंग करनी पड़ती है। मतलब नॉर्मल डिलीवरी में या तो डॉक्टर्स ख़ुद से कट करते हैं वेजाइना ड्यूरिंग डिलीवरी, या फिर अगर नहीं भी करते हैं तो टेयर हो जाता है वेजाइना में। तो इन दोनों कंडीशन में एपिजियोटमी यानी स्टिचिंग करनी पड़ती है। इन माई केस डॉक्टर ने ख़ुद से कट नहीं लगाया था, मेरी टेयरिंग हुई थी। और टेयरिंग में जो है ज़्यादा स्टिचेस आते हैं क्योंकि कट जो है वो प्रॉपर डॉक्टर करता है, लेकिन टेयरिंग वो कहीं से भी हो सकती है। सेकंड थिंग ये कि डॉक्टर ने मुझे सुन नहीं किया था एपिजियोटमी करते वक्त, स्टिचिंग करते वक्त मुझे कोई भी इंजेक्शन नहीं दिया। मतलब कोई भी मुझे इस तरह से फ़ील नहीं हुआ कि मुझे सुन किया जा रहा है। उन्होंने ऐसे ही स्टिचिंग शुरू कर दी थी और मुझे बेहद तकलीफ़ हो रही थी, और वो तकलीफ़ नॉर्मल डिलीवरी से कई गुना ज़्यादा मैं फ़ील कर रही थी। डिलीवरी के टाइम मुझे ऐसा लग रहा था कि इससे ज़्यादा पेन्स कोई फ़ील नहीं होते होंगे, मतलब ये सबसे ज़्यादा इंटेंस पेन है। लेकिन जब मेरी एपिजियोटमी स्टिचिंग हो रही थी तो उस वक्त मुझे फ़ील हो रहा था कि अब जो मुझे पेन हो रहा है वो उससे भी ज़्यादा हो रहा है। बाद में जब मैं नॉर्मलाइज़ हुई, डॉक्टर से मैंने जब कहा कि मुझे इतना ज़्यादा पेन क्यों हो रहा था, आपने मुझे सुन क्यों नहीं किया था, तो डॉक्टर ने कहा कि नहीं, मैंने तो आपको सुन किया था, बट पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो झूठ बोल रही थी और उन्होंने मुझे सुन नहीं किया था। और आप लोगों को तो पता है कि मेरी डॉक्टर वो कौन थी। वो बेसिकली डॉक्टर MBBS डॉक्टर भी नहीं थी। आप लोग सब जानते हैं मेरी डॉक्टर के बारे में, जो नए देखने वाले हैं अगर वो नहीं जानते हैं तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी कि मेरी डॉक्टर बेसिकली डॉक्टर नहीं थी, वो एक दाई थी। तो इसीलिए मुझे यकीन नहीं आ रहा था उसकी इस बात पे कि उसने मुझे सुन किया है या नहीं। और तकरीबन आधे घंटे से ज़्यादा मेरी स्टिचिंग होती रही और मैं बुरी तरह से पेन में तड़प रही थी और डॉक्टर को बिल्कुल भी तरस नहीं आ रहा था। मतलब मैंने पूरी डिलीवरी के दौरान और डिलीवरी से पहले मुझे 20 आवर्स तक पेन्स रहे। मैं एक दफ़ा भी नहीं चीखी ना रोई, उसको उस पेन को मैंने बेयर किया, बर्दाश्त किया खामोशी से। लेकिन स्टिचिंग के वक्त मेरी बर्दाश्त बिल्कुल बाहर हो चुकी थी और मैं उस वक्त बुरी तरह से चीख रही थी। आई वॉज शाउटिंग बैडली अलॉट एंड स्क्रीमिंग अलॉट। खैर वो वक्त किसी तरह से गुजर गया। मैं बस चाह रही थी कि बस किसी तरह से ये डिलीवरी कंप्लीट हो और मैं अपने घर आ जाऊं। मुझे फिर भी खुशी इस बात की थी कि मैं नॉर्मल डिलीवर कर पाई अपने बेबी को फर्स्ट सी सेक्शन के बाद। जब ये अचीवमेंट मैं महसूस करती थी तो फिर ये वाली जो तकलीफ़ है स्टिचिंग की, ये मैं भूल पा रही थी।
नहीं तो अगर सिर्फ स्टिचिंग को देखा जाए तो वो जानलेवा थी वो स्टिचिंग। खैर मेरी रात में डिलीवरी हुई थी और वो डॉक्टर जो है वो 1-2 घंटे बाद छुट्टी कर देती है, बट मेरे स्टिचेस भी आए थे और रात में हुई थी तो उसने पूरी रात स्टे करने को कहा, फिर मेरी सुबह छुट्टी कर दी थी। तो छुट्टी होते होते घर पहुँचते पहुँचते मैं तकरीबन आफ्टरनून में घर पहुँची थी और उसने जाने से पहले मुझे कुछ भी गाइड नहीं किया स्टिचिंग के बारे में, कोई केयर के बारे में मुझे नहीं बताया कि तुम्हें कैसे स्टिचेस की केयर करनी है। बस एक क्रीम लिख कर दे दी कि ये क्रीम लगा लेना। इवन कि उसने मुझे ये भी नहीं बताया कि ये क्रीम कितनी बार लगानी है और क्लीनिंग किस चीज़ से करनी है, क्या करना है, कुछ भी नहीं बताया। अब पता नहीं मुझे क्यों नहीं बताया। जिस टाइम मेरी छुट्टी हो रही थी उस टाइम जो है वो ओपीडी उसकी ओपन थी, वो बहुत बिज़ी थी, बट उसको एटलीस्ट अपने पेशेंट को मुकम्मल तौर पे गाइड करके एटलीस्ट भेजना ही चाहिए। आई थिंक ये हर डॉक्टर को ऐसा करना चाहिए। ऐसा ना हो कि बस वो पेशेंट की डिलीवरी करवा के बस वो गायब हो जाए और पेमेंट के बाद उसको देखे तक नहीं, पूछे तक नहीं। एक दफ़ा आके एटलीस्ट चक्कर ही लगा ले, पेशेंट की खैर खैरियत ही पूछ ले, कोई मसला तो नहीं है, बट उसने ऐसा कुछ नहीं किया था। खैर मैं फिर भी बहुत खुश थी इसी बात पे कि मैंने वीबैक अचीव कर लिया था। तो फिर मैं घर आई और स्टिचेस जो हैं उस वक्त तक मुझे बिल्कुल भी इतना ज़्यादा तंग नहीं कर रहे थे, ना ही दर्द हो रहा था मुझे। तो जो मेरा दूसरा दिन था डिलीवरी का, यानी जिस दिन मेरी छुट्टी हुई थी मैं घर पे आई थी, उस दिन मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चला। मैं समझी कि इसी तरह से ये स्टिचेस होंगे और इतना पेन नहीं करेंगे, और मेरा वो दिन बहुत आसानी से ईज़िली गुज़र गया। थर्ड डे मेरे स्टिचेस में सिवियर पेन स्टार्ट हो गया। अब मुझे नहीं पता कि वो पेन क्यों स्टार्ट हुआ, हालांकि मैं मुकम्मल तौर पर रेस्ट पे ही थी, ना ही इतना ज़्यादा उठ रही थी, क्योंकि ज़ाहिर है दूसरा ही दिन था, तीसरा दिन। वो दर्द जो है वो सिवियर होता चला गया, मुझे समझ नहीं आ रही थी। मुझे अक्सर नॉर्मल पेन भी ना बहुत ज़्यादा सिवियर फ़ील होता है, तो सब ये कहते हैं तुम बहुत कमज़ोर हो इसलिए तुम्हें दर्द नॉर्मल पेन भी बहुत ज़्यादा फ़ील होता है। तो मैं यही समझती रही कि मैं शायद कमज़ोर हूँ, इस वजह से मुझे ये दर्द हो रहा है। अब जो विज़िटर्स थे, आने वाले रिलेटिव्स थे, उनसे डिस्कस कर रही थी मैं बात, तो किसी ने कहा कि तुम्हें उस वक्त सुन नहीं किया, क्योंकि अगर उस वक्त सुन करते हैं स्टिचिंग के टाइम तो बाद में वो पेन ज़्यादा होता है ना। तो मैंने कहा कि मुझे उस वक्त तो पेन हुआ, लेकिन अब भी उतना ही पेन हो रहा है, उससे ज़्यादा हो रहा है। खैर वो तीसरा दिन मैंने कितनी तकलीफ़ से गुजारा ये मैं ही जानती हूँ। तो उसके बाद मैंने उसी दौरान जो है वो बस रिसर्च स्टार्ट कर दी थी, ख़ुद ही से गूगल करना शुरू कर दिया था कि अब मुझे ज़ाहिर है ख़ुद ही करना है। और ये कंडीशन ऐसी भी नहीं थी कि मैं डॉक्टर के पास जाऊँ ट्रैवल करके और उनसे पूछूं। तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं किस तरह से करूं, क्या करूं। तो उस वक्त तक मैं बस यही जान पाई कि इनको जो है नीम गर्म पानी से वॉश करना है, जब भी वॉशरूम जाना है। तो मैं नीम गर्म पानी से इसको वॉश करने लगी स्टिचेस को, तो उससे मुझे काफ़ी रिलीफ़ मिलता था। बट जैसे ही मैं रूम में आती थी वॉशरूम के बाद और 10 से 15 मिनट मेरे सुकून से गुजरते थे, उसके बाद फिर से तकलीफ़ स्टार्ट हो जाती थी। तो ऐसे मेरे 3 दिन गुजर गए और मैं पॉलीफैक्स वगैरह भी इस्तेमाल कर रही थी, पैड्स वगैरह बहुत जल्दी जल्दी चेंज कर रही थी, हाइजीन का बहुत ख्याल रख रही थी, बट वो तकलीफ़ बिल्कुल भी कम नहीं हो रही थी। मैंने 3 दिन इस तरह से गुजारे। डॉक्टर ने मुझे कहा था कि आप 6 दिन के बाद अपना चेकअप करवाने आ जाइएगा। तो आई थिंक मैं 6th डे को भी नहीं जा पाई थी, मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी, मैं बैठ भी नहीं पा रही थी। 7th डे मुझे याद है मैंने किसी तरह से भी बस कहा कि मुझे पहुंचवा दें डॉक्टर के क्लिनिक में, मैं जाना चाहती हूँ। मुझसे बिल्कुल बैठा नहीं जा रहा था, इवन कि मुझसे बात तक नहीं हो रही थी, इतनी ज़्यादा मुझे तकलीफ़ हो रही थी। तो डॉक्टर जो है वो रात में बैठती थी। हम रात में जब पहुँचे तो इतनी तेज़ बारिश हो रही थी, स्टार्ट हो गई थी, कि डॉक्टर भी अपने क्लिनिक पे बहुत दूर से आती थी, तो वो अपने क्लिनिक में नहीं आ पाई। और मैं 1 से 1.5 घंटा वहाँ बैठे हुए किस तरह से मैंने गुजारे हैं। और लाइट भी गई हुई थी, और जैसे कि आप लोगों को पता है कि वो क्लिनिक कैसा है, लाइटें तक नहीं है वहाँ पे, इतना अंधेरा रहता है। खैर मैंने वो 2 घंटे अज़ियत में गुजारे। बाद में पता चला कि वो डॉक्टर भी नहीं आ रही हैं, तो फिर मुझे वापस आना पड़ा। नेक्स्ट डे मैं दोबारा हिम्मत करके डॉक्टर के पास पहुंची। तो खैर डॉक्टर ने मेरे स्टिचेस वगैरह चेक किए, इवन के मुझसे बात भी नहीं हो रही थी, बताया भी नहीं जा रहा था कि मुझे कितनी ज़्यादा तकलीफ़ है। मैंने ख़ुद डॉक्टर से कहा कि प्लीज़ मुझे बताएं मैं किस तरह बैठूं, मतलब मैं बैठ भी नहीं पा रही हूँ, आप प्लीज़ मुझे गाइड कर दें। गुस्सा तो खैर आ रहा था, लेकिन ज़ाहिर है उस वक्त मैं मजबूर थी। तो डॉक्टर ने मुझे फिर बैठने का तरीका बताया कि आप अपने जो हिप्स होते हैं उनको बिल्कुल मिला के फिर बैठें, और सख्त जगह पे बैठें, नरम सोफ़े वगैरह पे नहीं बैठें, बेड जो स्प्रिंग वाला होता है उस पे नहीं बैठें, सख्त चीज़ पे बैठें। और गर्म पानी से जब भी आप जाएं गर्म पानी का इस्तेमाल करें, हल्का नीम गर्म पानी। इसके अलावा पायोडीन का मुझे याद नहीं है, वो शायद
सी सेक्शन के स्टिचेस में साफ़ करने होते थे, बट इसमें जो है सिर्फ पॉलीफैक्स लगानी होती थी हर वॉशिंग के बाद, और बिल्कुल कब्ज़ ना होने दें। कब्ज़ की फिर मैंने उनसे दवा लिखवाई कि प्लीज़ आप लिख दें, क्योंकि मुझे अक्सर जो है वो कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो जाती है। इसके अलावा फिर उन्होंने बताया कि ये तुम्हें दोबारा आने की ज़रूरत नहीं है, स्टिचेस रिमूव करवाने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद ही से डिज़ोल्व हो जाएंगे। तो फिर उसके बाद यानी कि 8th डे के बाद से मैंने फिर उनके बताए हुए तरीक़ों पे, और फिर ज़ाहिर गूगल भी साथ साथ करती रही किस तरह से लेटने के लिए भी फिर मैं प्लो ज़्यादा यूज़ करती थी। दोनों लेग्स के बीच में मैं बहुत ज़्यादा प्लो यूज़ करती थी ताकि उनमें गैप रहे। जब गैप होता था ना तो फिर इतनी तकलीफ़ नहीं होती थी। जब दोनों टांगें मिला के मैं करवट लेके सोती थी तो मैं फ़ील करती थी कि मैं ज़्यादा पेनफुल फ़ील कर रही हूँ। तो मुझे तकरीबन अगर वो एक हफ़्ता मैं पहले ये सब शुरू कर देती तो शायद मुझे 20 डेज़ लगते, बट उसकी वजह से मैं डिले भी हो गई थी, तो मुझे तकरीबन 30 दिन लगे, मतलब 1 माह लगा पूरा बिल्कुल रिकवर होने में। ऐसा कि मैं बिल्कुल पेन फ्री हूँ, मुझे दर्द ना हो रहा हो, मैं खांस रही हूँ तो मुझे दर्द फ़ील ना हो रहा हो, मैं खड़ी हो रही हूँ तो मुझे प्रेशर फ़ील ना हो रहा हो। तो मुझे तकरीबन 30 डेज़ तकरीबन लग गए थे। कंपेयर करूँ मैं सी सेक्शन के स्टिचेस से तो वो इतने ही पेनफुल थे, बट उनकी रिकवरी में मुझे तकरीबन जो मैं कहूँगी कि बिल्कुल पेन फ्री मैं हो गई थी, तो मुझे 7 मंथ लगे थे। उस वक्त मैं काफ़ी डिप्रेशन में, मतलब मैं ज़्यादा सोचती थी कि मेरा पेट कट गया है, पता नहीं कितना इसको टाइम लगेगा, और लोगों ने भी बहुत डराया हुआ था। तो उसकी वजह से भी मैं बहुत देर से रिकवर हुई थी। लेकिन एज़ कम्पेयर टू इस वाले स्टिचेस की ये पेनफुल तो खैर बहुत थे। जो सी सेक्शन के स्टिचेस होते हैं उतने ही पेनफुल मैं कहूँगी, बल्कि ये ज़्यादा नाजुक थे। खैर उसमें सी सेक्शन में हम बच्चे को दूध नहीं पिला सकते बिठा के, इसमें ऐसा मसला नहीं था। बट इसकी तकलीफ़ अपनी जगह, सी सेक्शन की तकलीफ़ अपनी जगह। लेकिन रिकवरी की अगर मैं बात करूँगी तो ये वाले जो नॉर्मल डिलीवरी के स्टिचेस थे वो मैं उससे जल्दी रिकवर हो पाई एज़ कम्पेयर टू सी सेक्शन स्टिचेस। बट हाँ, ये बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है एपिज़ियोटमी, और अगर इनकी प्रॉपर केयर नहीं की जाए इन 1.25 महीने में, इन 30 डेज़ में, तो फिर ये आगे चल के बहुत सारी ख़वातीन मैंने ये कहते सुनी है कि हमें अभी भी तकलीफ़ देते हैं, 2 साल गुज़र गए हैं, या जब ठंड का मौसम आता है तब हम पेन फ़ील करते हैं। बट अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे वो जो 30 डेज़ थे बस वो पेनफुल थे। उसके बाद मुझे कभी भी कोई दर्द अल्हम्दुलिल्लाह फ़ील नहीं हुआ। उसके बाद भी मेरे 3 बच्चे नॉर्मल हुए, कोई भी मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी इस तरह का दर्द फ़ील नहीं हुआ। वो जो मैंने केयर की, उसके अलावा हेल्दी ईटिंग भी बहुत ज़रूरी है, हाइड्रेटेड रहना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा मैंने अपने स्टिचेस की केयर की। मैं बिल्कुल भी खड़ी नहीं होती थी ज़्यादा देर के लिए, और बिल्कुल मैंने घर के काम छोड़ दिए थे। लोग कुछ भी कहते रहें, मैं बिल्कुल अपने आप पे और सिर्फ बच्चे पे तवज्जो दे रही थी। अक्सर मैंने औरतें देखी हैं कि वो बस नॉर्मल डिलीवरी के बाद से ही जैसे ही वो थोड़ा सा बेहतर फ़ील करती हैं, थोड़ी सी उनके अंदर हिम्मत आती है, तो बस दूसरे लोग कहना शुरू कर देते हैं, पुश करना शुरू कर देते हैं, बस अब तो तुम नॉर्मल हो गई हो, जितना काम करोगी, जितना एक्टिव रहोगी, उतना ही तुम जल्दी रिकवर होगी। बट मैं ये कहती हूँ कि नहीं, आप प्रॉपर आराम करें, खूब आराम करें, जितना हो सके रेस्ट करें, लेट ही रहें। मैंने लोगों की बातों पे बिल्कुल भी कान नहीं धरे थे, मैं मुकम्मल रेस्ट करती थी, थोड़ा बहुत चलती थी। और जब आपका एक न्यू बॉर्न के साथ साथ एक छोटा बच्चा और भी हो जो 2-3 साल का हो, तो आपको वो खुद ही भगाना शुरू कर देता है। उसके ही काम अगर आप कर लें तो वही आपके लिए बहुत है वो एक्टिविटी। अपना ख़याल रखें, क्योंकि आपको ही अपना ख़याल रखना है, अपने बच्चों का ख़याल रखना है। बाद में आपको आके कोई भी नहीं पूछेगा, कोई भी नहीं देखेगा। तो मेरा मशवरा ये है कि अपना ख़याल रखें, प्रॉपर रेस्ट करें, और अपने स्टिचेस की बहुत ज़्यादा केयर करें। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। बी हेल्दी, बी स्ट्रॉन्ग।